अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ बुनियादी चीज़ें समझाई जाएंगी, जिसमें शामिल है एटम, एलिमेंट, आयन, मॉलिक्यूल, कंपाउंड। ख़ासकर मॉलिक्यूल और कंपाउंड के अंदर जो कन्फ्यूजन है वो भी इस वीडियो में शामिल है। तो सबसे पहले एटम की तरफ आते हैं। जब आप केमिस्ट्री की तरफ आ रहे हैं, आना चाहते हैं, तो सबसे पहले एटम का समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। एटम का कॉन्सेप्ट मैं आसान अल्फाज में बताता हूँ, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ उठा लेते हैं, कोई भी चीज़, एनी सब्सटेंस, चलो अगर यहाँ पर आपके पास पड़ा हुआ है एनी सब्सटेंस, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये कुछ भी सब्सटेंस, लेट्स सपोज पत्थर आपने उठाया हुआ है, सब्सटेंस आपने उठाया हुआ है, कोई प्लास्टिक है, कुछ भी हो सकता है ये। बल्कि सबसे बेहतर ये है कि ऐसे चीज़, एनी सब्सटेंस को अगर हम लोग मैटर बोलेंगे तो और भी ज़बरदस्त बात है। मैटर, अगर इस मैटर को हम तोड़ दें, ब्रेक कर दें, ठीक है, या फिर डिवाइड कर दें इसको छोटे छोटे पीसेस में, तो ये इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में आ जाएंगे। अगर इसको आप मज़ीद, इसमें से एक टुकड़ा अगर आप ले लें, सिर्फ एक टुकड़ा अगर ले लें, इस टुकड़े को, ये जो छोटा सा टुकड़ा है, अगर आप इसको भी छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करें, मज़ीद छोटे पीसेस में, तो आपके पास इस तरह से आएंगे। ऐसा करते करते, जब आप ऐसा करते जाओगे, डिवाइड करते जाओगे, तो एक स्टेज आएगा, एक ऐसा छोटा ज़र्रा आ जाएगा आखिर में, लास्ट में तरह सा पार्टिकल नज़र आएगा, जो कि मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, इनडिविजिबल। आखिरकार ऐसे पार्टिकल आ जाएंगे, इनडिविजिबल पार्टिकल आपके पास आ जाएंगे। ये जो पार्टिकल होंगे, इस पार्टिकल को हम नाम देंगे क्या? एटम। ये एटम का कॉन्सेप्ट है। तो इस पर जो सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है, ये ग्रीक फिलोसोफर्स ने स्टार्ट किया था, और आखिरकार ये जो इनडिविजिबल पार्टिकल है, मैं जस्ट आपकी आसानी के लिए बोर्ड पर इतने से डॉट्स लिख रहा हूँ कि ये मैटर को छोटा करते आखिर में बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम है। अब बोर्ड पर जो आप देख रहे हैं, एटम इतना बड़ा तो नहीं है जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो एक स्पॉट मैंने पेन से लगाया हुआ है, इसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। तो जस्ट आपको समझाने की खातिर मैं कहता रहा हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को, मैटर को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, तो वो पार्टिकल छोटे होते जाएंगे, आखिरकार वो इतने छोटे हो जाएंगे कि मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते। उनका नाम है एटम। अच्छा, ये जो पार्टिकल है, चूँकि ये इनडिविजिबल पार्टिकल है, ग्रीक में इस इनडिविजिबल पार्टिकल को क्या कहा जाता है? एटोमोस। एटोमोस, ये यहाँ मैंने लिखा हुआ है। इनडिविजिबल पार्टिकल को एटोमोस कहा जाता था, इसीलिए आज इन पार्टिकल को हम जस्ट एटम कह रहे हैं। ये था एटम का कॉन्सेप्ट। अब मज़ीद एटम के बारे में मज़ीद मालूमात वक्त गुजरने के साथ साथ फर्दर मालूमात आ गए कि भाई एक एटम, एक छोटा सा ज़र्रे के अलावा एक एटम के अंदर, जो खुद एक ज़र्रा है, उसके अंदर और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। वक्त के साथ साथ जैसे वक्त गुजर रहा था, तरक्की करता गया, उसमें पता चला कि एक एटम, जैसे कि मैं यहाँ पर ये जो एक डॉट है, जो एक एटम है, उसको जब हमने उठाया, चलो सपोज करते हैं ये एक एटम है हमारे पास, मैं बड़ा करके लिख रहा हूँ, इसके अंदर और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल गए हमें। एक एटम के अंदर
वो बहुत ज़्यादा है। उनमें से कुछ का नाम ये है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरा है और है प्रोटॉन्स, और कौन है न्यूट्रॉन्स, और कौन है हाइड्रॉन्स, न्यूट्रिनो, और कौन है न्यूट्रिनो, और कौन है एंटी न्यूट्रिनो। अब चलते जाए चलते जाए चलते जाए, और भी बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स डिस्कवर किए गए एक एटम के अंदर। एटम में एक छोटा सा ज़र्रा, उस ज़र्रे के अंदर और भी छोटे छोटे ज़र्रात का इंकिशाफ किया गया। उनका नाम रखा गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये तो चूंकि बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स है, लेकिन इसमें जो बुनियादी पार्टिकल्स है जिससे हमारे स्कूल्स में कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, वो कौन से है? वो है इलेक्ट्रॉन। सिर्फ यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन, तीन पार्टिकल्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये जो तीन पार्टिकल्स हैं इनका नाम है फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये जो तीन पार्टिकल्स है इसका आइडिया पहले से हम आपको दे चुके हैं कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूम रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पर ई लिख दूँ, ई, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूम रहे होते हैं, ठीक है, दायरे के अंदर, एटम के अंदर इस तरह से वो घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा बाकी जो प्रोटॉन है पी और जो न्यूट्रॉन्स है एन, ये सेंटर के अंदर मरकूज हैं, ये यहाँ पे पड़े हुए हैं दरमियान में, और इसको हमने नाम दिया न्यूक्लियस। तो जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस आपने सुना है, तो एटम के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये वो न्यूक्लियस नहीं है जो सेल के अंदर है। तो बहरहाल न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर बाद में ये भी पता चला कि उनके पर चार्ज होता है। प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस नेगेटिव का चार्ज है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं एलिमेंट की तरफ। एलिमेंट क्या है? जैसे मैंने लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया था सब्सटेंस, तो कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर एटम्स हों और तमाम एटम्स का एक मखसूस एटॉमिक नंबर हों। एटॉमिक नंबर क्या है? एक एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है, ये कौन सा? प्रोटॉन्स की तादाद, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेट्स सपोज किसी एटम के अंदर आपने देखा कि उसके अंदर 5 न्यूट्रॉन है, तो भाई इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है? 5 है। तो पता चला कि जितने भी एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता। जो दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ें आप देख रहे हैं, दीवार है, दरवाज़ा है, ठीक है, ये सब के सब एटम से बने हुए हैं, लेकिन इनके अंदर एक तरह का एटम नहीं है। बाद में पता चला कि बाज़ एटम्स का एटॉमिक नंबर कुछ होता है और दूसरे एटम का एटॉमिक नंबर कुछ और होता है। तो इससे हमारे पास एलिमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। चूँकि एटम्स मुख्तलिफ थे तो इसकी वजह से एलिमेंट का कॉन्सेप्ट आया। एलिमेंट क्या है? यानी प्योर सब्सटेंस। अब जो यानी प्योर सब्सटेंस, कोई ऐसी चीज़ जो प्योर हो और उसके अंदर बहुत सारा कंसिस्टिंग ऑफ क्या हो? कंसिस्टिंग ऑफ एटम्स ऑफ कोर्स एटम्स होंगे ऑफ डेफिनेट या स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर, जो उनका एक ख़ास एटॉमिक नंबर हो। स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर, ख़ास एटॉमिक नंबर होगा तो उसको क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। अब मैं मिसाल बताता हूँ।
आप ये कह सकते हैं कि एटम का नाम एलिमेंट है, नेम ऑफ एन एटम। मिसाल के तौर पर हमें एक एटम मिला, उस एटम के अंदर हमने देखा कि उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है, और बहुत सारे ऐसे एटम्स थे जिसके अंदर एक एक प्रोटॉन था, एटम्स थे सबके अंदर एक एक प्रोटॉन था। ये तो ठीक है, ये सब के सब जो है एक तरह के एटम्स है, बिकॉज इनका शनाख्त एक जैसा, इनका एटॉमिक नंबर एक जैसा है। हमें एक और जगह पे एटम्स मिले और वहां पर हमने देखा कि इनका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। यहां पर प्रोटॉन्स कितने थे, 6, प्रोटॉन 6। अब ये सारे एटम्स हैं। तो अगर आप देखिए ये वाले एटम्स और ये वाले एटम, दोनों एटम है लेकिन इनमें फर्क है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर, इसमें एक प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो डिफरेंट एटम्स हैं, ऐसे एटम्स को कुछ नाम देना पड़ा ताकि इनकी शनाख्त हो सके। तो ये जो नाम है ये एलिमेंट है। अब देखो इसको हमने नाम दिया कि भाई ऐसे एटम्स जिनके अंदर एक प्रोटॉन हो, एटॉमिक नंबर 1 हो, उसको कोई नाम दिया जाए। तो हमने उनको नाम दिया हाइड्रोजन। व्हाट इज दिस? अब ये हाइड्रोजन जो है हमारे पास क्या है, ये एलिमेंट है। हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, एलिमेंट है। इसी तरह इस तरह के एटम्स जिसमें एटॉमिक नंबर 6 है, ऑफ कोर्स ये हाइड्रोजन नहीं हो सकता। इसका नाम उन्होंने दिया, क्या नाम दिया, कार्बन। तो कार्बन खुद क्या है, एलिमेंट है। इसी तरह आपका जो पीरियोडिक टेबल है, जो आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड सो ऑन। तो ये सब के सब क्या है, वो एलिमेंट्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये एक एलिमेंट इजाद हुआ, दूसरा एलिमेंट इजाद हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। वो सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री में इसका जिक्र आएगा कि ये एलिमेंट्स इजाद होते गए और पीरियोडिक टेबल इनसे बना। तो ये था एलिमेंट का कॉन्सेप्ट। अब आयन की तरफ आते हैं। आयन फिर क्या चीज़ है? देखो आपको पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चलो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की तादाद वेरी हो सकते हैं, 1, 2, 4, 10, 20, 100, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि अगर यहाँ इस एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, अगर इसको निकाल दिया जाए, रिमूव किया जाए, तो इस पूरे एटम पर प्लस का चार्ज आएगा। क्या चार्ज आएगा? प्लस का चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आयन। इसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव आयन। और अगर इस एटम के अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद, उस पर कोई चार्ज नहीं है, बाहर से हम क्या करें, बाहर से हम इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इस तरह लिया है कि अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 3 हो जाए। पहले 2 थे, अब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसको क्या नाम देंगे? नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। आयन के केस में मैंने जस्ट आपको एटम से बताया, लेकिन आयन एटमों का ग्रुप भी हो सकता है। 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में मिले हुए हैं, उन पर भी चार्ज आ सकता है। तो आयन सिर्फ एटम नहीं हो सकता, बल्कि कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है आयन की शक्ल में। अब हम आते हैं मॉलिक्यूल की तरफ। मॉलिक्यूल क्या है? देखो, मॉलिक्यूल के अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हम आपको उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ख़ासकर जो कन्फ्यूजन मॉलिक्यूल और कंपाउंड के दरमियान है। मॉलिक्यूल का सबसे पहला डेफिनेशन है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। जब यहाँ पर कंपाउंड का लफ्ज़ आया हुआ है, तो अगर आपको कंपाउंड समझ नहीं आता तो मॉलिक्यूल कैसे समझ आएंगे? कंपाउंड पहले देखेंगे। देखो, कंपाउंड का डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं,
यहाँ पर COMPOUND। ये जो आप देख रहे हैं ये कंपाउंड का डेफिनेशन है, दिस वन। क्या लिखा हुआ है? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 डिफरेंट एटम्स। यहाँ पर आपने देखा डिफरेंट लिखा हुआ है, 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ एटम है जब आपस में मिल जाएं। अब मैं आपको 2 एटमों का मिसाल पेश करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास 2 एटम है। एक जो है वो है हाइड्रोजन का एटम है और दूसरा जो हमारे पास है वो क्लोरीन का एक एटम है। चलो, ये रहा हाइड्रोजन का एटम और ये रहा क्लोरीन का एटम। ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो हाइड्रोजन मिल जाएगा, बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ। ये बॉन्ड बन गया। तो अब ऐसे इस वक्त जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड। 2 डिफरेंट एटम्स आपस में मिल गए और यहाँ पर क्या कहें? फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिक्स्ड प्रोपोर्शन ये है कि इसमें एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। यानी इस कंपाउंड का जो शनाख्त है वो ये है कि इसमें हमेशा हाइड्रोजन एक होगा, क्लोरीन भी एक होगा, तब जाकर ये कंपाउंड HCl कहलाएगा। अदरवाइज अगर ये रेशो फिक्स नहीं था, कुछ और था, फिर ये कोई और कंपाउंड होगा, ये वाला कंपाउंड नहीं हो सकता। इसी तरह अगर हमारे पास हाइड्रोजन एक के बजाय 2 हाइड्रोजन के एटम हों और ये 2 जो मैंने यहाँ पर जस्ट 2 लिखा हुआ है H2, ये आगे आकर एक ऑक्सीजन के साथ मिल जाए, एक ऑक्सीजन का एटम है, अगर ये मिल जाएंगे तो आगे जाकर इनसे क्या बनेगा? H2O बनेगा। ये H2O भी क्या है? ये एक केमिकल कंपाउंड है। इसके अंदर भी क्या है? 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। तो अब आप यहाँ पर आ जाए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड, यानी इस कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है H2O, इसी H2O को आप मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल का एक डेफिनेशन ये हुआ कि कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट। लेकिन ये नामुकम्मल है। क्यों नामुकम्मल है? क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका स्मॉलेस्ट यूनिट है तो आप मॉलिक्यूल कहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसका स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है, लिहाजा हर कंपाउंड का मॉलिक्यूल नहीं होता। जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl, यहाँ पर मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट नहीं है। मॉलिक्यूल का दूसरा डेफिनेशन, स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली। अब देखो ये भी एक अच्छा डेफिनेशन है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, देखो एटम कितना छोटा ज़रा है, तो मॉलिक्यूल भी इतना बड़ा नहीं है, ये भी एक छोटा ज़रा है, अलबत्ता एटम से ऑफ कोर्स बड़ा ज़रा है, एटम से बड़ा ज़रा है। तो फ़र्क क्या है? अगर हम एक एटम को देखें तो ये बड़ा जज्बाती होता है। सिंगल एटम अगर आप ले लें, बड़ा शौक होता है, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, माँ सिवा कुछ ऐसे एटम्स के जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन वगैरह वगैरह। नोबल गैसेस के जो एटम है वो इस तरह सिंगल हालात में एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन बाकी जितने भी एटम्स हैं 100 से ज़्यादा, वो अकेले में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। और आप छोड़ दोगे तो फौरन जाकर किसी और के साथ मिल जाएंगे, रिएक्ट करेंगे। तो ये एटम जो है ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अलबत्ता जब एक एटम दूसरे एटम के साथ मिल जाएंगे, यानी इस तरह से जब ये दोनों एटम आपस में मिल जाएंगे तो अब जाकर ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हाइड्रोजन का एटम मिल जाता है दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ, तो फिर इनसे बनेगा H2। ये जो H2 है इसका नाम है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस। ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसीलिए मॉलिक्यूल का डेफिनेशन आया स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली। अब तीसरा डेफिनेशन देखो मॉलिक्यूल का ज़रा,
केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 atoms form a molecule। ये बड़ा अच्छा डेफिनेशन है। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में मिल जाएं तो स्टूडेंट्स एकदम से सोचना शुरू करेंगे कि सर ये तो कंपाउंड है। जी बिल्कुल, बस एक चीज़ है कि मॉलिक्यूल के केस में आप डिफरेंट का लफ्ज़ अब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो एटम्स मिल रहे हैं आपस में वो सिमिलर हों या डिफरेंट हों, कुछ भी हो सकते हैं। कंपाउंड के लिए उनका डिफरेंट होना लाजमी है, यहाँ पर उनका डिफरेंट होना लाजमी नहीं है। यानी यहाँ पर एक तरह के एटम्स भी मिल सकते हैं, डिफरेंट एटम्स भी मिल सकते हैं, तो उन केस में उनको मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो अब देखो यहाँ पर ये केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 एटम्स, 2 एटम्स मिलके H2 बना लिया, ये मॉलिक्यूल है, लेकिन आप इसको कंपाउंड नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये सिमिलर एटम्स है। लेकिन इस केस में 2 या 2 ज़्यादा एटम्स H और Cl आपस में मिलके HCl बना है, इस केस में आप इसको मॉलिक्यूल कह सकते हैं और साथ साथ इसको कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो ये एक कन्फ्यूजन था जो यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, इज़ H2O मॉलिक्यूल और कंपाउंड? H2O कितना बड़ा सिंपल वो है पानी, क्या ये मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, ये आपने बताना होगा। तो मेरी तरफ से इसका जवाब क्या होगा आप ही बता दें, बल्कि मैं इस तरह के क्वेश्चन छोड़ देता हूँ कमेंट में। शुरू के दिन आज और कल के दिन अगर आप इसमें कमेंट करेंगे कि H2O मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, ये आपने मुझे बता देना है। और साथ साथ अगर इसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, आप इस वीडियो को शेयर करते जाएंगे, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे ज़्यादा लोग इसकी डिमांड करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से कंपाउंड्स है, वो कौन से बदकिस्मत कंपाउंड्स है जो मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इंशाल्लाह आपको बता देंगे, लेकिन ये आपने बताना होगा कि इज़ H2O मॉलिक्यूल और कंपाउंड। जो दुरुस्त जवाब देगा उसको मिलेगा शाबाशी। अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।